आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। मैं आपका मेजबान रमाकांत गोस्वामी। आज तस्नीम मुलाकात में हमारे साथ हैं अंबेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दशरथ हिंगोनिया जी। स्वागत करते हैं तस्नीम टीवी में आपका। और जिस तरह से राजस्थान में 19 महीने बाद चुनाव है और जिसको लेकर आज आपका एक अलायंस भी हुआ है अन्य पार्टियों के साथ, तो किस तरह का अलायंस है और किस विचारधारा के साथ आप राजस्थान में चुनावी रणनीति बना रहे हैं? और कहीं ना कहीं बात करें, जैसे आपकी पार्टी की बात होती है तो कहीं ना कहीं अंबेडकर विचारधाराओं पर आधारित पार्टी है, मानवता सिद्धांत और कहीं ना कहीं संविधान की विचारधारा की अति विशिष्ट पार्टी है। तो किस तरह से आपकी रणनीति रहेगी राजस्थान में चुनाव लड़ने की, और किस तरह का ये आपने जो आज अलायंस घोषित किया है वो किस तरह का अलायंस है? अ, सबसे पहले मैं तस्नीम टीवी का और रमाकांत जी आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सवाल आपने एक साथ ही जो है बहुत सारे सवाल पूछ लिए, तो मैं एक एक करके इनका जवाब वो देता हूँ। सबसे पहले आपने जो गठबंधन के बारे में पूछा है कि किस प्रकार का गठबंधन है। देखिए, जो राजनीतिक पार्टियां मिलती है तो स्वाभाविक रूप से है कि ये एक राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन जी। है। और इसमें अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया, इसके अलावा बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी, एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और एक जो है आरडीएफ राजस्थान डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से, ये जो चार राजनीतिक पार्टियां हैं, आज हमारी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। हालांकि इस बात को लेकर हमारे बीच में काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी जी। और मैं आपस में इनको कोऑर्डिनेट करने का प्रयास भी कर रहा था। मैं बीटीपी के जो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घुघरा जी से जो है मैं मिलके भी आया था। डूंगरपुर में मैं गया भी था। जी। इसके अलावा 26 नवंबर को भी मैंने यहाँ पर जयपुर में उनको बुलाया था और हमारे बीच में एसडीपीआई के साथ में जो है मुलाकात हुई थी। जो है रिजवान साहब जो है इसके एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जी। तो इनके साथ में हमारी निरंतर चर्चा चल रही थी और आपस में कोऑर्डिनेट करने का प्रयास चल रहा था। और ये जो प्रयास है वो अब जो है वो परिणाम आपके सामने है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने इसको डिक्लेयर कर दिया है जी। कि अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया बीटीपी के साथ में, एसडीपीआई के साथ में और आरडीएफ के साथ में हम मिलकर जी। चुनाव लड़ेगी। इसके साथ साथ में दूसरे अन्य जो राजनीतिक पार्टियां जो भारतीय संविधान, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, इसके साथ साथ में जो है कॉस्मो ह्यूमनिज्म में जो आस्था रखती है, मानव अधिकार और उनमें आस्था रखती है, ऐसी राजनीतिक पार्टियों का भी हम स्वागत करते हैं कि वो भी यदि आती हैं तो उनके लिए भी यानी कि एक तरह से इसमें स्थान वो रहेगा। अब रही बात यानी कि एक तरह से आप किस प्रकार से हमारी जो भावी रणनीति है वो जी। रहेगी, तो जहाँ तक है आगे की भविष्य की जो रणनीति जहाँ तक बनाने की बात है, इसके ऊपर तो मूल रूप से तो सैद्धांतिक रूप से हमारे बीच में सहमति बन चुकी है जी। कि जहाँ पर भारतीय ट्राइबल पार्टी का वर्चस्व है वहाँ पर वो चुनाव लड़े, जहाँ पर एसडीपीआई का जो है वर्चस्व है वहाँ पर वो चुनाव लड़े, और बाकी अन्य जगहों पर एपीआई जो है पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से उन जगहों पर जो है एपीआई चुनाव है वो स्वाभाविक रूप से लड़ेगी। आरडीएफ जो है वो अपने कुछ चुनिंदा सीटों के ऊपर वो चुनाव है वो लड़ेगी। तो ये हमारी यानी कि एक तरह से जो साझा रणनीति रहेगी। बाकी हमारे बीच में यानी कि एक तरह से विचारधाराओं को लेकर और जो पॉलिटिकल और जो सोशल जो इश्यूज हैं उनके ऊपर हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि संविधान को मानने वाले हम लोग हैं। संविधानवादी जो विचारधारा है वो हमारी विचारधारा है। और इस नाते हमारा ये प्रयास है जी। कि जो भी यानी कि एक तरह से जो शोषित वर्ग हैं, जिसमें अल्पसंख्यक हैं, जी। जिसमें आदिवासी हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, और इसके साथ साथ में अनुसूचित जाति है, किसान है, श्रमिक है, मजदूर हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, इन सब को हम साथ लेकर और सबकी यानी कि एक तरह से जो है उनका वेलफेयर कैसे हो सकता है, उनका कल्याण कैसे हो सकता है, उसको हम साथ लेकर है वो चल रहे हैं। और विशेष रूप से जहाँ तक यानी कि एक तरह से विचारधारा की बात है, आप देख रहे होंगे कि पिछले 70 सालों में यदि आप देखेंगे तो एक तरफ यानी कि एक तरह से शोषण, अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न वो है, जहाँ पर भेदभाव है, वो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आज तक खत्म नहीं कर पाई और आज भी वो बना हुआ है। और हमारी जो लड़ाई है वो उनके खिलाफ ये वर्सेज हो गई है, ये मानवतावाद की लड़ाई है। जी। और इस मानवतावाद को प्रस्थापित करना है, वो हमारा मूल ध्येय है, हमारा मूल उद्देश्य है। और इसी को लेकर जो है वो अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया और हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब जो हैं वो उनकी सहमति ली गई पहले, और फिर उसके साथ साथ में इन राजनीतिक पार्टियों ने, जैसे छोटू भाई वसावा जो है वो इसके ट्राइबल पार्टी के जो है भारतीय ट्राइबल राष्ट्र पार्टी के बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और एम के जो जैदी साहब जो हैं वो
एसडीपीआई के जो है वो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जी उनको उनसे पहले जो है वो सहमति हुई है और उनके आधार पर यानी कि एक तरह से ये गठबंधन बना है। बाकी आरडीएफ है वो राजस्थान स्तर पर ही यानी कि एक तरह से पहली बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करने जा रही है, इसलिए उनको दूसरी जगह से कहीं से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं थी। तो इनके गजेंद्र सिंह जैसा कि बात करें एपीआई की, जो मानेकर साहब हैं, किस विचारधारा पे आपने पार्टी की नींव रखी, कब इसकी स्थापना हुई और किस तरह से पैन इंडिया ये पूरा वर्क हो रहा है, और किस किस क्षेत्र में किस तरह से आप विकास की बात करेंगे, किस तरह से लोगों की कल्याण की बात करेंगे, तो वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार एपीआई पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जी, जब 2013 में पार्टी की जब नींव रखी गई थी, जब 14 अप्रैल 2013 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पार्टी का रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया गया और 6 दिसंबर 2013 को अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ। तो सबसे पहली बात तो यह है कि दोनों ही अपने आप में ऐतिहासिक डेट है और चूंकि पार्टी के संदर्भ में आपने भाई जो बेस और विचारधारा पूछा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है, इसके 4 मुख्य बेस हैं। इनमें जो 4 मुख्य बेस हैं उनमें सबसे पहला है भारतीय संविधान, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार और कानून, कॉस्मो ह्यूमनिज्म और अम्बेडकरिज्म। जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय के जो आदर्श सिद्धांत है, इन सबको मिला दिया जाता है तो फिर उसके बाद में जो है वो ह्यूमनिज्म या मानवतावाद है वो बनता है। तो इनके बेस पर अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है, इसको बनाया गया है जी। और आप जब इन तथाकथित इन राजनीतिक पार्टियों के संदर्भ में देखेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सब जानते हैं कि अभी एट प्रेजेंट कौन सी राजनीतिक पार्टियां वो सत्ताधारी हैं। तो इन राजनीतिक पार्टियों के पॉलिसी और प्लान में कहीं कहीं पर भी ये बातें हैं वो आपको नहीं मिलेगी, ये बातें हैं वो मिसिंग है जी। तो इन बातों को जो है अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है उसने अपने जो है उसमें स्थान दिया है। और पार्टी बनने से पहले हमने हमारा एक नेशनल प्लान है वो डिक्लेयर किया, नेशनल प्लान टू सक्सीड इन अम्बेडकरिज्म 2006 टू 2036, यानी ये एक हमारा यानी कि एक तरह से एक पहले से हमने प्लान है वो डिक्लेयर किया था। इस प्लान के अनुसार हमारा ये मानना है कि जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय की जो के आधार पर एक आदर्श समाज का निर्माण कैसे हो सकता है और कैसे भारत भावी समय में एक जो है अमेरिका और चाइना जैसे जो राष्ट्र हैं इनको सुपरसीड करते हुए एक विकसित राष्ट्र कैसे बन सकता है, इसकी पूरी विचारधारा और पूरी यानी कि एक तरह से जो सिद्धांत है उसमें पहले हमने डिफाइन किए हैं। और पहले हमने उस संविधान से अपने आप को बाउंड किया है कि हम सत्ता में आने के बाद में और सत्ता में नहीं आते हैं उसके दौरान भी हम इन पॉलिसी और प्लान के ऊपर काम करते रहेंगे ताकि आगे चलकर हम इस देश के लोगों में उन मूल्यों और मान्यताओं को प्रस्थापित करेंगे जिससे भारत है वो मजबूत बने, विकसित बने और एक समृद्ध राष्ट्र है वो बने। जैसा कि एपीआई पार्टी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं अन्य पार्टियां हैं चाहे अन्य घटक दल हैं वो कहीं ना कहीं जातिवाद का एक आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं एक विशेष जाति पर आधारित ये पार्टी है। और जिस तरह से मानेकर साहब के भी कई वीडियो वायरल हुए हैं, अधिक कई चीज़ें भी फेसबुक पर भी वायरल हुई हैं, तो तमाम ये आरोप भी लगते हैं। उस आरोपों के बारे में कैसे हमारे दर्शकों को बताएंगे, किस तरह से ये आरोप कितने हद तक सही है और कितने हद तक गलत है। नहीं, इस प्रकार के आरोप शायद मुझे लगता है कि अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के ऊपर तो कोई लगा भी नहीं सकता। अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया भारत के सभी देश के लोगों की पार्टी है। ये जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर बनी हुई पार्टी नहीं है। ये पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है जो संविधानवाद के ऊपर और साथ ही साथ मानव अधिकारों के ऊपर काम कर रही है। और ये यूनिवर्सल यानी कि एक तरह जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको बेस मानते हुए जो भारतीय संविधान में अब तक मिसिंग है सेकेंड और थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स, ये उनको भी प्रस्तापित करना चाहती है। और यदि वो इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं भारतीय संविधान में तो मैं समझता हूँ कि भारतीय संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बन जाएगा। आज भी इसमें कोई त्रुटि नहीं, कोई डाउट नहीं है कि भारत का संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान नहीं है, बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ संविधान है। और यही कारण है कि आज इस भारतीय संविधान ने इतने जाति, धर्म, संप्रदाय और जो क्षेत्रों में विभाजित होने के बावजूद इस देश को जो है वो एकजुट बनाए रखा है। तो कहीं ना कहीं पर अपने आप में इस भारतीय संविधान की वो ताकत थी। लेकिन
क्योंकि उसके बाद में भारतीय संविधान बनने के बाद में सेकेंड और थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स हैं वो आए हैं जी। और भारत सरकार ने ये जो कन्वेंशंस हुए हैं इनके ऊपर हस्ताक्षर भी किए हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक भारत के नागरिकों के साथ में, यहाँ के लोकतंत्र के साथ में एक बड़ा मजाक है कि अब तक ही इन जो है मानव अधिकारों को संविधान में है वो इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, तो एपीआई करेगी, प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया जी नहीं, अभी उनको इनकॉर्पोरेट भी नहीं किया है संविधान में, जबकि संविधान में उनको लाने की आवश्यकता है। और इस दृष्टि से भारतीय संसद को जो है वो हमने जो 16 कानून बनाकर दिए हैं, उन जो 16 जो बिल बनाकर दिए हैं उनमें एक बिल है वो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार और कानूनों को जो है प्रस्तापित करने का भी है। जी। अब जैसा कि बात करें राजस्थान की बात करें तो कहीं ना कहीं एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, थर्ड फ्रंट हर बार प्रयास किया। जैसे डॉक्टर करुणलाल मीणा की बात करें, हनुमान बेनीवाल की बात करें, लगातार डॉक्टर करुणलाल मीणा ने भी प्रयास किया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद में घनश्याम तिवारी जी की बात करें, उन्होंने भी प्रयास किया, उन्होंने भी छोड़ दिया। हाँ, कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल जी इस दिशा में अभी जारी हैं। तो जिस तरह से लगातार बात करते हैं कि कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट बनेगा, तो वो कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट उस स्तर पर नहीं बन पाता और कहीं ना कहीं वो बीच में ही छोड़ के चला जाता है। तो क्या आज इस बार भी जैसे आप थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, सभी पार्टियों को एकजुट होने के बाद में चुनाव लड़ेंगे, तो क्या थर्ड फ्रंट क्या मजबूत रह पाएगा, क्या विकल्प होगा राजस्थान का? देखिए, हमने पहले भी ये बात रखी है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने ये बात रखी थी, और अभी भी मैं ये बात आपके इस चैनल के माध्यम से रखना चाह रहा हूँ इस प्रदेश की जनता के समक्ष कि समान विचारधारा को हमने आधार मानते हुए हमने ये गठबंधन किया है। और जो भी भारतीय संविधान में सभी राजनीतिक पार्टियां हैं वो आस्था रखती है, विश्वास रखती है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यदि किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता देता है तो राष्ट्रीय हित है वो अपने आप में प्रमुख होता है। तो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय हित को है वो प्रमुखता से लेकर चलती है, और जो भी राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रीय हित को प्रमुखता से लेकर चलने वाली हैं, संविधान में आस्था रखने वाली हैं, हम उन सब राजनीतिक पार्टियों का स्वागत करते हैं। हमने दरवाजे हैं वो खुले रखे हैं। इसीलिए अभी अस्थायी तौर पर तो हमने इसको जो है वो सामाजिक लोकतांत्रिक महागठबंधन संगम का नाम दिया है कि ये एक संगम बने, और इस संगम के माध्यम से जो भी छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं, नदी नाले हैं, जो भी हैं वो इसमें आए, समाहित हो, और हम इसको एक जो है थर्ड फ्रंट की ओर लेकर जाएं। और जो यहाँ पर राजस्थान की आवश्यकता है, राजस्थान की जनता इस आवश्यकता को महसूस भी करती है कि वाकई में यानी कि एक तरह से एक मजबूत ऐसे थर्ड फ्रंट बनना चाहिए, ताकि इन दोनों जो तथाकथित जो राजनीतिक पार्टियां हैं और इन्होंने एक तानाशाही स्थापित कर रखी है, जो शासन नहीं कर रही है बल्कि एक तरह से यहाँ पर राज कर रही है। और भारत का जो लोकतंत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यही कारण है कि इनके इस राज के कुचक्र में भारतीय जनता वो पिस रही है और इनका हाल बेहाल है। तो ये थे डॉक्टर दशरथ हिंगोनिया जी, जो अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हैं। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी।